हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 यानी कि मनोविज्ञान और खेल। इस चैप्टर की डिटेल समरी करने वाले हैं। आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो कि फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी नोट्स को पढ़ सकते हो। eklavyastudypoint.com ये हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, एक बार सिलेबस देखिए। फिजिकल एजुकेशन में हमारे टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने सारे चैप्टर करा दिए हैं। आपका ये 9 चैप्टर बच रहा था, इसको भी करा दिया। ठीक है, यानी कि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सारे के सारे चैप्टर अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्यक्तित्व। शब्द जो है, इससे आप क्या समझते हो? व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी कहते हैं, और पर्सनैलिटी को आप अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना पर्सनैलिटी को लेकर लोगों के मन में एक भ्रम होता है। वो भ्रम क्या होता है, मैं आपका वो भ्रम भी दूर करूंगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो व्यक्तित्व शब्द है ना, ये कहाँ से आया है, इसका क्या मीनिंग है, इसको देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, व्यक्तित्व शब्द जो होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है, परसोना। ठीक है, परसोना एक शब्द है लैटिन भाषा का, इससे लिया गया है। और परसोना का मतलब होता है मुखौटा। ठीक है, अब पर्सनैलिटी का मतलब मुखौटा, इससे क्या भाई, क्या अभिप्राय होगा आप सोचोगे? तो इसका मतलब ये होता है कि मुखौटे का मतलब ये है कि व्यक्तित्व ऐसा मुखौटा है जिसे लगाकर व्यक्ति अपने वातावरण के संपर्क में आता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व जो होती है, पर्सनैलिटी जो होती है, वो किसी व्यक्ति का ऐसा गुण होता है जिसको लेकर वो पूरी दुनिया के सामने जाता है, यानी समाज के सामने जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, भावनात्मक गुण, उसका इंटरेस्ट, उसका व्यवहार, उसकी योग्यताएं, ये सभी विशेषताएं शामिल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको एक कन्फ्यूजन रहती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, वो ये रहती है कि वो पर्सनैलिटी को ना सोचते हैं, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो होती है वो केवल उसके शारीरिक गुण होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति, मान लो कोई लड़का है, वो हाइट में लंबा है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, यानी कि फिजिकली फिट है। ठीक है, बॉडी बिल्डर है, और देखने में वो भाई बहुत अच्छा लगता है, हैंडसम है, तो उसको हम सोचते हैं कि ये उसकी पर्सनैलिटी। यानी पर्सनैलिटी को हम शारीरिक गुणों से जोड़ कर देखते हैं। ऐसे मान लो कोई फीमेल है, कोई लड़की है, हम देखते हैं कि भाई वो लड़की है, उसकी हाइट भी अच्छी है, वो गोरी है, शकल सूरत से सुंदर है। ठीक है, उसका फिगर वगैरह सब ठीक है, तो हम उसकी शारीरिक रूप से हम उसको देख रहे हैं ना, तो हम उसको शारीरिक रूप से ही केवल उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। ये गलत होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी में केवल शारीरिक गुण नहीं होते, याद रखना। कभी भी किसी की हेल्थ से, उसके शरीर के रंग से, उसकी त्वचा के रंग से, उसकी हाइट से, ठीक है, इन चीज़ों से केवल आप किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते हो। पर्सनैलिटी जो होती है उसमें शारीरिक गुण तो केवल एक पार्ट है। ठीक है, उसमें मानसिक गुण भी होता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, उसकी थिंकिंग कैसी है, समाज के बारे में वो कैसे सोचता है, उसके क्या विचार हैं, ये भी पर्सनैलिटी में काउंट होगा। ठीक है, उसके सामाजिक गुण, समाज में वो कैसे लोगों से मिलता जुलता या मिलती जुलती है, समाज में लोगों के साथ उसके कैसे संबंध हैं। ठीक है, ये सब उसके सामाजिक गुण हो जाएंगे। फिर भावनात्मक गुण हो जाएंगे, इंटरेस्ट हो जाएंगे उसके, उसका व्यवहार हो जाएगा, उसकी योग्यताएं। ठीक है, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसका लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। मान लीजिए, अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो कोई लड़का है, बहुत ही हैंडसम है, उसकी हेल्थ अच्छी है, बॉडी अच्छी है। ठीक है, उसका रंग रूप, शकल सूरत जो भी आप देखते हो सब सही है। अब वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत गलत है। वो बहुत बदतमीजी से बात करता है। ठीक है, उसको बोलने का उसका तरीका नहीं है, उसे तमीज़ नहीं है, लोगों से गलत तरीके से बात करता है। तो क्या अब उसे एक अच्छी पर्सनैलिटी मानेगा? कोई नहीं मानेगा भाई। ऐसे तो वो शकल सूरत से, हर चीज़ से वो ठीक है, हष्ट पुष्ट है, सब कुछ सही है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी पर्सनैलिटी में सारे गुण होते हैं, शारीरिक गुण भी होते हैं, मानसिक गुण भी होते हैं, सामाजिक गुण भी होते हैं, उसके भावनात्मक गुण भी होते हैं, उसके इंटरेस्ट, उनका व्यवहार, उसकी योग्यताएं, ये सारी विशेषताएं शामिल होती है, तब जाके पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या है, वो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ संपर्क में आता है। यानी कि पर्सनैलिटी एक ऐसा गुण होता है जिसके साथ वो अपने वातावरण के साथ संपर्क में आता है। उसमें सारी चीजें आ जाएगी, उसका शारीरिक गुण, उसका मानसिक गुण। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं आगे। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर करके रखनी है, पर्सनैलिटी केवल शारीरिक रूप से नहीं देखी जाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, एक विद्वान है जिनका नाम है जंग। ये जो जंग है, ये महाशय कहते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है, यानी जो पर्सनैलिटी होती है,
वो 3 प्रकार की होती है। यानी इन्होंने पर्सनैलिटी को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कहते हैं कि इनके अनुसार व्यक्ति जो होते हैं समाज में वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो बहिर्मुखी होंगे, या अंतर्मुखी होंगे, या उभयमुखी। ठीक है, या तो वो इंट्रोवर्ट होंगे या एक्सट्रोवर्ट होंगे, या फिर उभयमुखी होंगे। ठीक है, तो अब ये बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्मुखी की। अंतर्मुखी ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्ट बोले तो ऐसे व्यक्ति हैं इंट्रोवर्ट जो काफ़ी शर्मीले हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोग समाज में ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, समाज में बोलने से बचते हैं। सामाजिक आयोजन जो होते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं जाते, अधिक नहीं जाते। ठीक है, यानी कि अपने में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा इनके फ्रेंड्स भी नहीं होते, इनके बहुत कम दोस्त होते हैं मिले जुले। ठीक है, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ठीक है, तो अब आप अपनी पर्सनैलिटी को आप काउंट कर सकते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, या उभयमुखी वाला जो था वो हो। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ है एक्सट्रोवर्ट, जिसको बहिर्मुखी कहा जाता है। तो ये जो लोग होते हैं ये शर्मीले नहीं होते। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, ये खुलकर बोलते हैं समाज में, लोगों से घुलना मिलना बहुत पसंद होता है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। ठीक है, समारोह वगैरह में खूब जाते हैं, समाज में खुलकर बोलते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, सामाजिक आयोजन में भी खूब जाते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। अब देखो कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, ऊर्जावान यानी एनर्जेटिक होते हैं, और जिंदा दिल होते हैं, हंसमुख होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहिर्मुखी होते हैं। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, तो यहाँ पे अगर मैं अपने आप को बोलूँ तो मैं तो भाई इंट्रोवर्ट हूँ, अंतर्मुखी हूँ, ये मेरे अंदर ये गुण है। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर ये वाले गुण हो तो आप बहिर्मुखी कहलाओगे। तो आप कमेंट में बताइए आप क्या हो। फिर तीसरा भी एक होता है, यानी एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको उभयमुखी कहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनमें ना तो पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट वाले गुण है और ना ही पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। देखो यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बहिर्मुखी आएगा। ठीक है, यानी ना तो पूरे गुण अंतर्मुखी वाले हैं और ना ही पूरे गुण उनके अंदर बहिर्मुखी वाले हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, उभयमुखी कहलाते हैं। ठीक है, यानी दोनों तरह के मिले जुले गुण इनके अंदर होते हैं। अब ये हो हमने समझ लिया, जंग ने 3 कैटेगरी में हमारी पर्सनैलिटी को बांटा है। इसके बाद एक टॉपिक है, ये भी आपके पेपर में आ जाता है कि जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, इसके 5 बड़े सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, तो ये 5 बड़े सिद्धांत जो हैं ये कैसे हैं, तो इसमें व्यक्तित्व का, किसी की पर्सनैलिटी का आकलन किया जाता है तो उसके 5 लक्षणों के आधार पे। तो देखते हैं कि किसकी पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये जो बिग 5 लक्षण सिद्धांत है इसके अनुसार व्यक्तित्व के लक्षण को देखा जाता है, यानी ये 5 कैटेगरी में इसको हम बांटेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे जैसे कि देखो, स्पष्टता संबंधी लक्षण जो होते हैं इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति कितना व्यवहारिक है। ठीक है, कैसा उसका व्यवहार है सबके साथ, वो कितना कल्पनाशील है, कैसे वो इमेजिनेशन करता है, उसका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, बौद्धिक जिज्ञासा यानी उसमें कुछ करने की चाह है या नहीं है। ठीक है, या उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता है भी या नहीं, भावनात्मक रूप से वो कैसा है। तो ये उसके स्पष्टता संबंधी लक्षण होते हैं। ठीक है, वो कितना स्पष्ट है। फिर दूसरी तरफ है कर्तव्य निष्ठता। इसमें देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जीवन की जो चुनौतियां उसके सामने आती हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में चुनौतियां आती हैं, तो वो उसको कैसे हैंडल करता है ये गुण उसके अंदर देखे जाते हैं, तो उसकी कर्तव्य निष्ठा से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर आत्म अनुशासन है या नहीं है, उसकी कर्तव्य निष्ठा कैसी है, दूसरों पे कहीं बहुत ज्यादा निर्भर तो नहीं रहता है, कठोर परिश्रम करता है या नहीं करता है, महत्वाकांक्षी है या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती है कर्तव्य निष्ठा संबंधित। ठीक है, फिर है बहिर्मुखिता यानी कि एक्स्ट्रो। इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि व्यक्ति ऊर्जावान है या नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जी के साथ कोई कार्य करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मरीज से लग रहे होते हैं, उनके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखा जाता है गुण। फिर वो सकारात्मक कितने, कई लोग क्या होते हैं दुख में भी पॉजिटिव सोच लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कोई भी जरा सी बात हो जाए तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि वो सकारात्मकता है उसके अंदर या नहीं। फिर भावनात्मक रूप से कैसा है, स्वीकारात्मक है या नहीं, लोगों के साथ मिलनसार है या नहीं, कहीं बातूनी तो नहीं है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बातें करते हैं एक दूसरे से, इस तरीके का है या नहीं है, जिंदा दिल इंसान है या नहीं, स्नेह उसके अंदर है, दोस्ती
मित्रतापूर्ण उसका व्यवहार है या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, फिर सहमतता संबंधी लक्षण, इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति का सहयोग कैसा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो वो सहयोगी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, किसी को किसी की हेल्प चाहिए तो अपना मुंह फिरा लेते हैं, उससे बात तक नहीं करते या किसी की हेल्प भी नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो व्यवस्थित है या नहीं, उदार है या नहीं, लिबरल विचारधारा से है या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, फिर मनोविशुद्धता संबंधी लक्षण, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्से वाले होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोधी लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, चिंता में होते हैं, तनाव में होते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण आपके अंदर भी कुछ ना कुछ होंगे। अब आप इनमें से देखो आपके अंदर कौन से लक्षण है, इनमें से देखो आपके अंदर कौन से लक्षण है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इस तरीके से 5 कैटेगरी में 5 लक्षणों के आधार पे हम अपनी पर्सनैलिटी को जांच सकते हैं। ठीक है, फिर एक टॉपिक आता है आपका प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो प्रेरणा से क्या अभिप्राय है और इसके आपको प्रकार बताने हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में सेम इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रेरणा जो शब्द है ये लैटिन भाषा का मोटिव एक शब्द होता है, इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है गतिमान कारण, यानी किसी कार्य को करने के पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, यही हमारी प्रेरणा है। हम जो भी काम करते हैं या हम जो भी काम नहीं करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप देखो आप 12th क्लास में हो, आपके साथ बहुत सारे आपकी क्लास में बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिन रात पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर के टाइम पे पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी कभार पढ़ते होंगे। तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो हर किसी का पढ़ने ना पढ़ने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, यही हमारा मोटिव होता है यानी उद्देश्य होता है। ठीक है, तो प्रेरणा जो होती है वो 2 आयाम होते हैं इसके, उद्देश्य और दिशा। उद्देश्य का मतलब है कि क्यों हम कुछ करना चाहते हैं, यानी कोई भी काम करने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हो गया उसका उद्देश्य। और कोई ना कोई दिशा भी होती है। दिशा हमको ये बताती है कि उस उद्देश्य को पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, कैसे हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेरणा हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए केंद्रित और दृढ़ रहने में मदद करती है, क्योंकि अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कई लोग आपने देखा होगा जिम ज्वाइन करते हैं जोश जोश में, 2 दिन 4 दिन जाते हैं फिर जाना बंद कर देते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन खत्म रहती है। ठीक है, मोटिवेशन है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा, वो रेगुलर चले जाते हैं। इसीलिए उद्देश्य और दिशा जो है वो दोनों ही लक्ष्य की ओर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रेरणा है ये 2 प्रकार की होती है, यानी कि ये जो मोटिवेशन होती है इसको 2 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है आपका आंतरिक प्रेरणा और एक होता है बाहरी प्रेरणा। अब देखो हम कोई भी कार्य करते हैं तो या तो हमको अंदर से मोटिवेशन मिल रहा होगा या हमको बाहर से मिल रहा होगा। अंदर से मोटिवेशन मिलने का क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। देखिए, आपने देखा होगा कोई बालक, कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, या फिर अगर आपने भी साइकिल चलानी सीखी होगी तो आपने देखा होगा कि बच्चा साइकिल चलाता है, फिर वो गिर जाता है। ठीक है, फिर वो उठता है, फिर दोबारा सीखता है, फिर गिरता है, कई बार चोट लग जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन इतना नुकसान होने के बाद, शरीर में इतनी चोट लगने के बाद भी वो हमेशा प्रयास करता रहता है सीखने का। और बाद में वो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो साइकिल को चलाना सीख जाता है। यानी साइकिल चलाना सीखना उसके लिए आसान नहीं था, बहुत बाधाएं, बहुत मुश्किल आई, गिर गया, चोट लग गई, लेकिन फिर भी उसने वो छोड़ा नहीं। तो ये है इंटरनल यानी आंतरिक प्रेरणा। एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि चिड़िया, पक्षी, जब कोई पक्षी होता है वो अपना घोंसला बनाता है तो कई बार क्या होता है वो तिनके दाने, जो घास वगैरह होती है वो लेकर आता है, वो उसको संजोता है, इकट्ठा करता है, धीरे 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 करके घास से उसका घोंसला बनता है। फिर वो घास नीचे गिर जाती है, वो फिर कहीं से घास लेकर आता है, फिर उसमें लगाता है, फिर गिरती है, फिर लगाता है। वो हार नहीं मानता। ठीक है, तब तक वो करता रहता है जब तक उसका घोंसला बन के तैयार नहीं हो जाता। तो ये क्या है, ये उसकी इंटरनल यानी आंतरिक प्रेरणा है। यानी जब हमें अंदर से किसी चीज की मोटिवेशन मिल रही हो तो हम उस कार्य को करके रहते हैं, ये हमारी आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, यानी कि इसको और अगर किताबी लैंग्वेज में देखें तो जब कोई व्यक्ति अपने अंदर से प्रेरणा ले और किसी लक्ष्य को पाने के लिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि वह कार्य उसको संतुष्टि देता है। अब मान लो बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था, तो साइकिल चलाना सीखना उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन थी और उसको सीखना उसका लक्ष्य था। ठीक है, और जब वो सीख गया तो उसको संतुष्टि मिली। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। इसे करने में उसको आनंद आता है, मजा आता है। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखा है, मान लीजिए आप स्वयं पढ़ाई करते हैं
और बिना किसी के कहे, तो इसका मतलब यह है कि आप आंतरिक रूप से प्रेरित हैं और अच्छे परिणाम लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा दबाव में पढ़ाई कर रहा है, कोई उसके मम्मी पापा बार बार बोलते हैं पढ़ाई कर, तब जो वो पढ़ता है, तो वो क्या है, बाहरी रूप से उसको मोटिवेशन मिल रहा है या बाहरी रूप से दबाव है इसलिए पढ़ रहा है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो दिन रात पढ़ता रहता है, उसे कोई बोलता भी नहीं है, फिर भी वो पढ़ता रहता है, तो उसके घर वाले कहते हैं थोड़ा आराम भी कर लिया कर, इतना नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी वो पढ़ता रहता है, तो वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है। ठीक है, तो ये तो बहुत साधारण सिंपल सा था, आसानी से समझ में आया होगा। और दूसरा होता है बाहरी प्रेरणा, यानी जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा बाहर से ले, ठीक है, तब करे, तो इसे कहते हैं बाहरी प्रेरणा। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति बाहरी रूप से प्रेरित होता है। मान लीजिए आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपके माता पिता आपकी पसंद की कोई वस्तु दिलाएंगे, तो बाहरी कारक इसकी वजह हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, माँ बाप बच्चे से वादा कर देते हैं कि तुम फर्स्ट आ जाओ, या तुम 60% नंबर ले आओ या 80% नंबर ले आओ, तो मैं तुमको साइकिल दिला दूंगा, मैं आपको ये मोबाइल दिला दूंगा, या XYZ कुछ भी किसी इनाम का लालच देते हैं। तो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ रहा कि उसका अंदर से मन है पढ़ाई करने का, बल्कि वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको वो उसकी पसंदीदा चीज़ चाहिए, और वो उसको इनाम में कब मिलेगी, जब वो अच्छे नंबर लेकर पास होएगा। तो इसलिए अगर वो कोई काम करे तो बाहरी प्रेरणा इसको कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, व्यायाम पालन से क्या अभिप्राय है। तो व्यायाम पालन का मतलब है कि व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढना, कोई ना कोई कारण ढूंढना। यानी कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाहरी प्रेरणा के एक्सरसाइज शुरू करता है और उस स्थिति को बनाए रखता है, लंबे समय तक एक्सरसाइज करता रहता है, मतलब जैसे कई आपने देखा होगा जिम वगैरह में जाते हैं बच्चे, 2 दिन 4 दिन जाते हैं फिर बंद कर देते हैं, तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं होता। लेकिन अगर मान लो कोई जिम ज्वाइन करे और रेगुलर साल 2 साल तक जाता रहे, ठीक है, तो इसको कहा जाता है व्यायाम पालन, यानी वो जो उसने प्रण लिया है उसको वो पूरा भी कर रहा है। अब ये जो व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है, इसके क्या लाभ होते हैं, तो ये तो आप आराम से बता दोगे, ये तो सिंपल है, कोई भी जानता है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर लचीला हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हमारा शरीर जो है सुडौल हो जाएगा, हमारा पोस्चर में सुधार आएगा, यानी कि आसन में सुधार आएगा, हमारी जो इम्यूनिटी होती है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाएगी, रोगों से बचाव हो पाएगा, चिंता में कमी आएगी, आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है, कुछ भी आप पॉइंट बता सकते हो। एक क्वेश्चन आता है आपके इस चैप्टर में से, आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता क्या है। तो ये जो आक्रामकता होती है, आपने खेल में देखा होगा कई लोग आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है, कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं दूसरे खिलाड़ी को। तो ये शारीरिक या मौखिक व्यवहार है, ये किसी व्यक्ति का शारीरिक और मौखिक व्यवहार हो सकता है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, दूसरों को शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना। क्रिकेट में आपने देखा होगा जब क्रिकेट का मैच चलता है तो कई बार जो बॉलर होता है वो बैट्समैन को कुछ गलत इशारे करता है, या मतलब उसको मतलब उकसाने की कोशिश करता है, उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है, या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कि ये आउट हो जाए, मतलब उसको गुस्सा दिलाता है ताकि मैं कोई ऐसी बॉल फेंकूं और ये उस पर ऐसा शॉट शॉट मारेगा जिससे कि कैच हो जाएगी या फिर ये आउट हो जाएगा, या कोई भी रीजन हो सकता है, या उसको नीचा दिखाना चाहता हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आक्रामकता कहलाती है। ये शारीरिक रूप से भी हो सकता है, यानी कई बार फुटबॉल खेलते वक्त लोग जानबूझकर मतलब एक दूसरे को लात मार दें या धक्का दे दें, यानी शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। कई बार मौखिक रूप से गाली देना, या कुछ मतलब उल्टा सीधा इशारे करना, कुछ मतलब किसी को चिढ़ाना, गलत बोलना। ठीक है, तो ये सब आक्रामकता में आता है। अब आक्रामकता जो होता है इसके कई प्रकार होते हैं, यानी कि शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, एक है सहायक आक्रामकता, एक है मुखर व्यवहार आक्रामकता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसे देखते हैं। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, आपको पता है ना, दुश्मनी वाली आक्रामकता, इसमें क्या होता है समझते हैं। इसमें जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार खेल में खिलाड़ी जो होते हैं जानबूझकर किसी को धक्का दे देंगे या पैर फंसा देंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, उसको शारीरिक नुकसान पहुंचाएंगे, कई बार दूसरों को घायल कर देते हैं, चोट लगा देते हैं, उसको काफी चोट लग जाती है। ठीक है, या शारीरिक बल का इस्तेमाल कर देते हैं, कई बार उसको नुकसान पहुंचाना, मारना पीटना कुछ भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। दूसरा है सहायक आक्रामकता। इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें ना अनजाने में दूसरों को शारीरिक घायल कर देना, यानी कभी कभी खेल में क्या हो जाता है कि व्यक्ति चाहता नहीं है, गलती से उससे कोई किसी दूसरे को चोट लग जाती है। ठीक है, लक्ष्य उच्चतम प्रदर्शन की प्राप्ति, इसका लक्ष्य क्या होता है कि लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर करने के चक्कर में कई बार किसी दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। फिर इसमें शारीरिक बल का इस्तेमाल भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये सहायक आक्रामकता कहलाता है। तीसरा है मुखर व्यवहार आक्रामकता।
यानी शारीरिक रूप से नुकसान ना पहुंचाना। इसमें शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इसमें वैध बलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोग नियम को नहीं तोड़ते, यानी इसमें लीगल तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। दूसरों को मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। मौखिक बल का इस्तेमाल करते हैं, कई बार इसमें इशारे कर देना, कुछ गलत बोल देना, ठीक है। कई बार क्या होता है मौखिक रूप से, मतलब इसमें कुल मिला के बात क्या है, इसमें शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, किसी को चोट नहीं लगाई जा रही, किसी को गिराया नहीं जा रहा है, बल्कि मौका ढूंढा जा रहा है कि उसे कुछ बोलने का, कुछ किलसाने का कुछ मौका मिल सके, ठीक है। आक्रामकता जो होती है इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, तो इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आक्रामकता ना करने पे शाबाशी देना, यानी कि जब किसी को शाबाशी मिलेगी, अगर कोई आक्रामकता नहीं दिखा रहा है तो वो अपने आप ही मोटिवेट होगा, वो आक्रामकता नहीं दिखाएगा, तो उसको शाबाशी देना, ठीक है। दूसरा क्या है कि उन संकेतों को हटा देना चाहिए जिनसे आक्रामकता पैदा होती है, यानी ऐसा भी कोई संकेत हो जिसकी वजह से ये इस आक्रामकता पैदा होने के चांस हो रहे हो, तो उसको हटा देना चाहिए। फिर तीसरा कारण है कि संज्ञानात्मक क्रियाएं, जैसे कि मान लो आत्म सुझाव, कल्पनाशीलता या अपने आप से बात करना आदि, ये सारी चीजें की अगर की जाती है तो इससे भी कहीं ना कहीं आक्रामकता को कम किया जा सकता है। फिर तनाव को प्रबंधन करना, ठीक है। कई बार क्या होता है टेंशन में लोग होते हैं, टेंशन में ही दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो तनाव को कम करने की कोशिश करना। फिर सकारात्मक दृष्टि को दृष्टिकरण रखना, ठीक है, यानी पॉजिटिव सोच रखना। खिलाड़ी जो होते हैं वो आक्रामकता पर नियंत्रण करें, इसलिए उनको मोटिवेट करना। फिर खेल के महत्व पे जोर देना चाहिए, ना कि जीतने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी केवल जीतना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, खेल के महत्व को खेल को ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि खेल में हार जीत तो होनी है। जरूरी नहीं है कि हार गए तो मतलब खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है। केवल जीतना नहीं, अगर हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, एक मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आक्रामकता नहीं दिखानी चाहिए। जो खिलाड़ी अत्यधिक आक्रामकता दिखाए उसको दंडित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। कोच खुद को अपने व्यवहार को शांत रखे, क्योंकि कई बार क्या होता है कोच अगर खुद आक्रामक होगा तो खिलाड़ी भी आक्रामक हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मेन मेन सारे टॉपिक आपको बताए हैं, जो मैंने टॉपिक बताया ना इससे बाहर नहीं आएगा। हो सकता है कि पेपर में आपके सिलेबस में और भी ज्यादा टॉपिक हो, लेकिन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। जो टॉपिक बताए हैं, आक्रामकता वाला क्वेश्चन आ सकता है, मोटिवेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन आ सकता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाला आ सकता है, यही 4-5 क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चन को याद करके जाना है, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट है मेरा यूजर नेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।